रिकॉर्ड पे डाल दिया। अब देखो इम्पॉसिबल क्या बोला है, अरेंजमेंट ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो ऐसा कौन सा अरेंजमेंट है जो क्वांटम नंबर्स के लिए क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, अब देखो क्या क्या दिया है आपको, एन, एल, एम और ये एम एस या एस बोल सकते हो। ठीक है, अब इसकी जगह पे क्या क्या दिया है, 3, 4, 3, 5 और यहाँ पे क्या दिया है, 2, 0, 2, 3, इधर क्या दिया हुआ है -2, इधर क्या दिया हुआ है 0, -3, 0, क्या दिया प्लस हाफ, माइनस हाफ, प्लस हाफ। ठीक है, ये आपको क्वांटम नंबर्स के सेट्स दिए हुए, इनमें से पूछा है कौन सा जो है इम्पॉसिबल है, कौन सा ऐसा जो है वो हो नहीं सकता। ठीक है, तो निकाल के देखते हैं सब लोग के लिए कौन सा क्वांटम नंबर जो इम्पॉसिबल है। अगर एस जो है क्या दिया हुआ है, एन क्या है आपको, ये तो ये 3 हो गया, तो ये क्या दिया है आपको, डी हो गया, 3D। 3D में -2 आता है क्या, है ना, आता है, डी में -2 आता है। क्या लगाते हो, 2l+1 का फॉर्मूला लगाते हो ना आप, तो डी 2 इंटू डी के लिए वैल्यू कितनी दी है 2, तो 2 + 1 कितना आया 5 आया, 5 डब्बे बनाओगे 0 माइनस ये क्या हो जाएगा +1, ये +2, ये -1 -2, तो -2 वैल्यू आ सकती है। अब -2 वैल्यू के अंदर क्या है प्लस हाफ, तो एक ऊपर हो सकता है, तो ये तो हो सकता है। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं, 4 है, फिर एस है, एस के लिए एल की वैल्यू क्या 0 लिखिए, तो एम की वैल्यू भी 0 होती है कि नहीं। अगर एल की वैल्यू क्या है 2 × 0 + 1, ये कितना 1 आया, मतलब एक डब्बा, एक डब्बे की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो और माइनस हाफ हो सकता है स्पिन, तो ये भी राइट है, तो ये 2 करेक्ट हो गए, ये भी करेक्ट हो गया। अब ये देखते हैं, ठीक है 3 है, 3 और तो थर्ड वाला हो गया, एल की वैल्यू कितनी है 2 है, तो एल की वैल्यू 2 है, मतलब क्या हो जाएगा डी, डी में -3 होता है नहीं, अभी हम लोग क्या देखें -2 तक मैक्स जाता है, तो ये रॉन्ग हो गया ना। फिर अब ये निकालो, ये क्या है, ये 3 है, एफ हो गया, एफ के लिए 0 होगा ना, सबके लिए 0 होता है, तो ये राइट है, खाली ये रॉन्ग है। सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे निकाल सकता हूँ, खाली क्या करना था, एल के बेसिस पे एन की वैल्यू चेक करनी थी। ठीक है, इसमें क्या हार्ड लगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े आगे, कौन सा क्वेश्चन था नेक्स्ट, रब कर दिए, बताओ बताओ, 35 ना, 35, हाँ इसमें 33, 34, 35 ना, तुम्हारा 33 भी है, 33। इफ एन की समझ में आया, आगे बढ़े, किसी को डाउट है तो पूछो, मैं अभी बता रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आता है वो पूछो, बार एक बार नहीं तो 10 बार पूछो। ठीक है, बाद में मत बोलना कि सर मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, या बाद में मत बोलना कि सर ने समझाया हमको समझ में नहीं आता। ठीक है, वो सब नहीं, अब भी नहीं आता 10 बार हाथ ऊपर करो समझाऊंगा, पर बाद में जाके मत बोलना कि सर हमको समझ में नहीं आया। जब मैं क्वेश्चन दूंगा, जब एग्जाम में पेपर सॉल्व करोगे, वहां पे नहीं आंसर बन रहे ना, तो तब मत बोलना सर ने हमको सिखाया। नहीं बन रहा है तो क्लियरली बोलना कि सर मेरी गलती है ना। तो वो चीज जो है वो ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी नहीं आ रहा तो अभी पूछो, ये मेरा काम है आप लोग को पढ़ाना, बट अगर नहीं आ रहा तो आप लोग पूछो, 10 बार पूछोगे 10 बार भी बताऊंगा, इसलिए इवनिंग में आप लोग के डाउट्स भी लेता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, इफ एन की वैल्यू कितनी है 3 है, एन की वैल्यू क्या दी हुई है 3। ठीक है, देन वैल्यू एल, कौन सी वैल्यू जो है एल की इनकरेक्ट होगी, है ना, एल की कौन सी वैल्यू क्या होगी इनकरेक्ट होगी, तो एल की वैल्यू क्या रहेगी 0, 1, 2 और 3। तो अगर एन की वैल्यू 3 है तो एल की वैल्यू विच इज इनकरेक्ट। हाँ हाँ, क्योंकि क्या होता है एन अगर 3 रखा है, तो देखो अगर ये रखागा तो ये क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू 0 है मतलब ये एस ऑर्बिटल, तो 3s होता है आपका, है ना। फिर उसके बाद अगर एल में रखता ये रखता हूँ 1, तो पी हो गया, तो एन 3p भी होता है, 3p ऑर्बिटल भी होता है। फिर डी रखता हूँ तो 3d भी होता है, बट 3f होता है क्या आपका, नहीं होता ना, तो 3f क्या होता है, नहीं होता, 4f से शुरू होता है ना आपका, तो ये राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी, है ना। तो डी वाला जो है वो क्या है, इनकरेक्ट वैल्यू है। ठीक है, आगे बढ़े, प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टेन सी, है ना, प्रोटॉन किससे डिस्कवर हुआ था, गोल्डस्टेन से। ठीक है, मास ऑफ अ मोल ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था। ठीक है, तो क्या पूछा है, मास ऑफ, क्या पूछा है आपको, मास ऑफ मोल ऑफ प्रोटॉन, एक मोल प्रोटॉन के लिए कितना मास होगा ये आपको पता लगाना है। ठीक है,
मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, 1 मोल ऑफ प्रोटॉन के और इलेक्ट्रॉन के लिए, एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन, इनका क्या करना है, मास पता लगाना है, किसके लिए, 1 मोल के लिए। तो देखो मास ऑफ प्रोटॉन आप लोग को पता है, ठीक है, कितना होता है, 1.67 होता है, ठीक है, 1.67 होता है ये आपका मास ऑफ प्रोटॉन, इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, -24 ग्राम, ठीक है। अब इसको क्या बोला है आपको, इसका 1 मोल का पता लगाना है, किसका, 1 मोल का, ये बड़े मस्त। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है आप लोग का, अगर आप जब ये निकालते हो 1 मोल का बोला, अगर खाली एक प्रोटॉन का निकालने बोले थे, तो एक प्रोटॉन का मास आपको पता है कितना है, 1.67 into 10 to the power -24 ग्राम्स, या फिर क्या 10 to the power -27 कितना होता है, किलोग्राम्स होता है, ठीक है, ये यूजुअली हम किलोग्राम्स लेते हैं। अगर आपको क्या पता है, एक का कितना है, एक का पता है, तो जब आप एक मोल लेते हो तो एक मोल में कितने होते हैं, 6 है ना, एक मोल का वैल्यू कितना होता है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 है ना, ये होता है, ठीक है, ये एक मोल के लिए होता है। अगर मैं आपको बोल दूं कि एक दर्जन प्रोटॉन का बताओ कितना, एक दर्जन प्रोटॉन का मास कितना होता है, एक का मास पता है आपको, इंटू 12 कर दोगे, है ना, तो इंटू 12 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, एक दर्जन का आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ कि 100 का बताओ, तो 100 का इंटू 100 कर दोगे, तो अगर एक मोल का पूछा तो मोल की वैल्यू पता है आपको कितनी होती है, ये वैल्यू होती है आपकी Na, है ना, एवोगैड्रो नंबर। तो बस ये वैल्यू था, ये मास तो आपको पता ही है, तो ये मास तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 हो जाएगा आपका आंसर। अभी 10 टू द पावर 23 -24 है ना, तो इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा, 10 की पावर -1 बचेगा, है ना, तो कितना बच जाएगा आपका, और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का कर दो, ठीक है, सेम तरीके से किसका करना है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर कितना होता है, -31 किलोग्राम होता है ना, किलोग्राम, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास ये, इसको भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय किसके करोगे, एवोगैड्रो नंबर से, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर जो आएगा लिख देना। समझ में आया, हाँ, क्या लिखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोला है, हाँ वो कैलकुलेशन में गड़बड़ की है, वो 9.1 की जगह उनको 1.67 लिखना चाहिए था, बट आंसर वही आएगा, आंसर 1.08 आना चाहिए, आंसर कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा, देखो कैलकुलेट करो कितना आएगा, आप 1.6 को किससे मल्टीप्लाई करो, 1.6 मल्टी 7 इंटू 6.023 4.3 आ रहा है कुछ तो, 1.67 इंटू 6.023, हाँ आ रहा है, बरोबर आ रहा है, यही आ रहा है, देखो आंसर आ रहा है 10.05, ठीक है, 10.05 आ रहा है आपका आंसर इसमें, तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा ये दोनों का, किसका, ये दोनों का, इसका आंसर कितना आ रहा है आपका 10.05 आ रहा है, तो ये अभी कितना आएगा 10.05, अभी ये बचा हुआ पावर, पावर को करोगे तो इंटू कितना आ जाएगा, 10 की पावर -1 आ गया, तो इसको शिफ्ट कर दो, कितना आ जाएगा 1.005,
ठीक है, तो दैट इज अप्रोक्स टू व्हाट 1.008। ठीक है, आ गया ना आपका आंसर। फिर उसी तरीके से क्या कर लेना, ये भी कर लेना 9.1 इंटू ये करना, तो इसका भी आंसर जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कुछ तो 54 पॉइंट कुछ तो 78 आ रहा है, इंटू 10⁻⁻5 आता है, तो कर लेना आप लोग, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है? कुछ नहीं किया, खाली मोल से मल्टीप्लाई किया है, Na की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 36 में किसी को डाउट? 37, 38, ये सब एनसीईआरटी में दिए हुए हैं आपको वैल्यूज, है ना, ये सब आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये क्या बोलते हैं एटम का रेडियस कितना होता है, ये सब एनसीईआरटी, इसलिए आपको क्या पता है, एनसीईआरटी पढ़ना। ठीक है, 37 समझ में आया ना, इजी है 37 तो। और ये आ रहा है 36 बन रहा है? हाँ 36 डाउट है तो बोलो, साहिली डाउट है? नहीं हो रहा है ना? ठीक है, अभी आज पता चलेगा, आज के टेस्ट में सबका पता चलेगा किसको कितना आता है, किसको कितना नहीं आता। ठीक, नेक्स्ट कौन सा 39 में किसी को डाउट? अभी क्रोमियम का कराया था ना, यही है क्रोमियम वाला भी करा दिया। फिर नेक्स्ट कौन सा है? 40 का, 40 वाले में डाउट? ये लिया था ना आपको रूबिडियम वाला, ये लिया है रूबिडियम वाला। ठीक है, 41, हाँ 41 आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H माइनस। तो अब H माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा आपका, है ना, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। H में यूजुअली कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। H माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 1s2 हो जाएगा, एक ऊपर एक नीचे। समझ में आया? 42 तो कराया था, कैथोड रेज क्या होती है आपकी? हाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, और आपके एनोड रेज क्या होते हैं आपके? रेसिड्यू लेफ्ट, है ना, पॉजिटिव रेसिड्यू लेफ्ट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन कार्बन 12, ये तो एकदम इजी था। 6 बचे रहे हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, है ना। ये तो सिंपल है, न्यूक्लियस से बनता है तो न्यूक्लियॉन ही बोलते होंगे, है कि नहीं, कुछ और तो नहीं बोलेंगे। ड्यूट्रॉन क्या होता है? ड्यूट्रॉन मतलब हाइड्रोजन के ऊपर जब क्या होता है, हाइड्रोजन के आइसोटोप को क्या बोलते हैं? ड्यूट्रॉन। ये ड्यूटेरियम होता है ना, इसी को ड्यूट्रॉन बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 46 में डाउट है ना, 45 में किसी को डाउट? 45 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बीटा पार्टिकल होता है ना, तो मैंने बताया था अभी आते शुरुआत में सबसे पहले क्या बताया था आपका, क्या होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है? बीटा पार्टिकल होता है। ठीक है, नेक्स्ट 46 में डाउट है, वन वुड एक्सपेक्ट प्रोटॉन टू हैव वेरी लार्ज। ठीक है, प्रोटॉन में क्या होती है? अच्छी खासी हाइड्रेशन एनर्जी होती है। हाइड्रेशन एनर्जी भी पढ़ाता हूँ। देखो हाइड्रेशन एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो साइज जो है उस हिसाब से आप देख सकते हो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, प्रोटॉन की बहुत ही क्या होगी, लार्ज होगी। क्यों? क्यों हाइड्रोजन का साइज सब छोटा ये होगा ना, बड़ा होगा ना। धीरे धीरे आप क्या करते हो, हाइड्रोजन से जब आप इस साइड जाते हो, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड जाते हो, क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड जाते होते साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। एक ही सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाते हैं, साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो इसका साइज ज्यादा बड़ा है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। अभी हाइड्रेशन एनर्जी बताता हूँ, देखो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है। हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वही कम होगी। मतलब क्या होगा, साइज यहाँ से क्या होगा, ये देखो साइज क्या होगा, इस साइड में डिक्रीज होगा, तो ये साइड जाओगे तो क्या होगा आपका, हाइड्रोजन एनर्जी ये साइड में बढ़ जाएगी। अभी देखो बताता हूँ इसको, क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या होता है आपका, समझो अगर आप NaCl लेते हो, क्या लेते हो? NaCl लेते हो, तो NaCl लोगे, अब इसको क्या करते हो, पानी में डालते हो। क्या डालोगे? पानी में डालते हो। तो पानी में डालने के बाद जो है क्या हो जाते हैं, Na प्लस और Cl माइनस टूट जाते। क्यों टूट जाते हैं? सोचा है कभी? आयंस तो बन जाते हैं, क्यों बन जाते हैं कभी सोचा है क्या? ये जोया बताओ क्या होता है, NaCl को पानी में डालने के बाद क्यों जो है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बताओ बेटा। सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े हो नहीं पढ़े हो, है ना, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े होंगे 12th में, आप सबके सारे चैप्टर्स में। क्या होता है, Na और Cl को पानी में डालने की वजह से क्यों जो है ये टूट जाते हैं?
इनके बीच में क्या होती है, लैटिस एनर्जी होती है ना, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में होते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, मतलब क्या होता है, प्रॉपर्ली अरेंज्ड वे में जो है एक साथ खड़े होते हैं NaCl के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो NaCl के मॉलिक्यूल्स जो है प्रॉपर एक वे में खड़े होते हैं। तो इनके बीच में जो क्रिस्टल लैटिस होता है, वो लैटिस को ब्रेक करने के लिए क्या होती है, आपकी इस पानी में डालने का क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी लगती है। क्या लगती है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है क्या कर लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होंगे, H+ और OH- होंगे। ठीक है, तो ये OH- जो है Na के खिलाफ क्या कर लेंगे, पूरा इसको एक Na को पकड़ लेंगे। ठीक है, और उसके बाजू में पूरा क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। तो ये इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। समझ में आया, तो एक को पूरा पकड़ ले, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, जब हाई होगी किससे, लैटिस एनर्जी से, तब जाके जो है वो इजीली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। इसलिए नमक क्या होता है, पानी में इजीली घुल जाता है। अब समझो इसकी क्या होगी, NaCl की लैटिस एनर्जी पकड़ के चलो, लैटिस एनर्जी जो है NaCl की कितनी, 50 है। कितनी है, 50 है। और जो है इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो थी, मतलब पानी में डालने के बाद जो है हाइड्रेशन एनर्जी जो है, अगर समझो हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो कितनी है, 60 है। तो मतलब क्या, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, तो जो है ये क्या ज्यादा हाइड्राइड फॉर्म करना ज्यादा फेवर करेगा। क्या करेगा, हाइड्राइड फॉर्म करना ज्यादा फेवर करेगा। तो इसकी वजह से जब जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, वो जो है जल्दी से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आयन। ठीक है, समझ में आया। तो ये तो अभी ये इसी की जगह पे मैं क्या कर दूं, अगर NaCl की समझो, ये NaCl है, इसकी अगर लैटिस एनर्जी है, ठीक है, इसकी लैटिस एनर्जी अगर मैं समझो तो 70 लिख दूं, और जो है यहाँ पे इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है, क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी 50 लिख दूं, तब ये होगा, ब्रेक होगा पानी में, नहीं होगा। क्यों, लैटिस एनर्जी क्या है इसकी, कम है। तो लैटिस एनर्जी ज्यादा है, तो जब लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है तो क्या होता है, वो जो है हाइड्रेशन करना प्रेफर नहीं करता। समझ में आया हाइड्रेशन क्या होता है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, हाँ 50। ये हुआ क्या, 48 वाला हुआ, 48 वाला हो रहा है सबसे। वैलेंस शेल मतलब कौन से, लास्ट के दो शेल है ना। वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है, लास्ट के दो शेल, मतलब क्या, आपके आउटर इलेक्ट्रॉनिक, ये जो नोबल गैस के तरफ जाने के पहले जो आते हैं, वो लास्ट के जो दो शेल्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, अब देखो 50 वाला चाहिए ना तुमको, विच विच इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोटॉन। प्रोटॉन के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो प्रोटॉन इज न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम। ठीक है, तो ये भी नहीं है, प्रोटॉन इज, देखो न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम जो होगा, तो ड्यूटेरियम मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर और मास नंबर 2। तो मास नंबर 2 है, मतलब क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, एक तो पहले प्रोटॉन होगा और फिर एक न्यूट्रॉन होगा, तभी तो मास नंबर 2 होगा। मास नंबर क्या होता है आपका, एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस में क्या है, सिर्फ प्रोटॉन है, नहीं ना, न्यूट्रॉन भी है ना। तो यहाँ पे क्या बोला, प्रोटॉन इज न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम, तो प्रोटॉन है न्यूक्लियस, नहीं, न्यूक्लियस क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। प्रोटॉन इज आयनाइज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लोगे तो क्या होता है, H2 होता है। तो H2 को अगर आप आयनाइज करते हो तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका जो है आयनाइज H2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो। तो ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या होता है, H पॉजिटिव होता है ना। तो मतलब हाइड्रोजन एटम को जब अगर आप क्या करते हो, आयनाइज करते हो, तब जाके जो है क्या बनता है ना, तब जाके जो है ये क्या बनेगा, आपका प्रोटॉन बनेगा। तो प्रोटॉन इज व्हाट, आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। समझ में आया, हाइड्रोजन एटम को आयनाइज करोगे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बन जाएगा, आपका प्रोटॉन बन जाएगा। प्रोटॉन इज अल्फा पार्टिकल, नहीं, अल्फा पार्टिकल आपको बताया मैंने क्या होता है, हीलियम होता है। ठीक है, और लास्ट वाला डी वाला ये 51 वाला हो रहा है। ठीक है, कैल्शियम का। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस। देखो, अब ये पकड़ो साहिल तुम्हारा, असाइनमेंट के क्वेश्चंस अगर आप लोग के हो रहे हैं अच्छे से, ठीक है, खुद ब खुद सॉल्व हो रहे हैं, बिना देखे बिना आंसर चेक किए, तो अच्छी बात है। नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सेल्फ स्टडी और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलेगा। मैंने आपको पहले बताया, अगर मैं हर एक टॉपिक को एकदम डिटेल में लूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, बहुत टाइम चला जाएगा, इजंट इट। यहाँ लोग का पी ब्लॉक मैंने लिया था तो कुछ मेरे हिसाब से 1.5 महीना चला था। तो 1.5 महीना अगर मैं एक टॉपिक लेता हूँ तो आप लोग के पास कितने 6 महीने, 6 ही टॉपिक हो पाएंगे हमारे, 6 नहीं तो ज्यादा से 7 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। आपको कितने करने हैं, 11+12 के टॉपिक मिला के करीब करीब 11+12 के कितने हो जाते हैं, 30 तक हो जाते हैं। अब 30 टॉपिक है आपके पास, और करने कितने, आपको 30 करने हैं, आपके पास महीने कितने, 6। ठीक है, डिवाइड करो कितने दिन आते हैं एक टॉपिक के लिए, उसमें बीच में छुट्टी संडे।
ठीक है, कितने आएंगे देखो, 30 टॉपिक है और आपके पास कितने महीने हैं, 6 महीने हैं। ठीक है, 6 मंथ्स में कितने दिन होते हैं, 180 डेज। 180 डेज में आपको कितने टॉपिक करने हैं, 30, 6 डेज एक टॉपिक। ठीक है, तो एक टॉपिक के लिए 6 दिन में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और यूजुअली कितना लगता है, अगर एक डिटेल में टॉपिक लेंगे तो 1 महीने तक तो लग जाता है। एक नहीं तो चलो 15 दिन पकड़ के चलो, 15 दिन तो कहीं पे मिल जाए, है कि नहीं। समझ में आया। 5 क्या बोल रहे हो, 5 या 4 महीने में करना चाहिए। सेल्फ स्टडी भी तो टाइम लगे। तो आप लोग जो है क्या बोलते हैं, आप लोग को करना पड़ेगा बिकॉज अच्छे से, बिकॉज आप लोग का एक्सपेक्टेड है कि आप लोग को आता है, आप 12th पढ़े हो, है ना, 11th 12th आप लोग पढ़े हो, तो एक्सपेक्टेशन है हम लोग की कि आप लोग को पहले से कुछ चीजें आती हो, हर चीज आपको डिटेल में बताना ना पड़े। नहीं आती है तो बाद में डाउट में लेके आओ आप, हम पढ़ा सकते हैं। मैं हर एक चीज को डिटेल में लूंगा, ठीक है, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, है ना। अभी किसी को तो डाउट आ सकता है, सर INS की स्पेलिंग से बताओ, तो मैं INS की स्पेलिंग भी थोड़ी याद कराते बैठूंगा, है ना। किसी को वो भी नहीं आता हो, ठीक है, उसकी गलती नहीं। देखो हर किसी का इंटेलेक्चुअल पावर अलग अलग होता है, ठीक है ना, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को कम आता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर किसी का इंटेलेक्चुअल पावर की स्पीड के हिसाब से चलूँ, है कि नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक दो कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ प्रीवियस ईयर के, वो करो चलो। आप लोग क्वेश्चंस कराता हूँ, नहीं तो फिर बाद में आप लोग बोलोगे सर क्वेश्चंस नहीं कराए हमको क्लास में। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा क्लियर होता है। देखो अभी क्वेश्चन, अगर ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन वहां पे आ गए एग्जाम में, बीटा पार्टिकल क्या होता है या फिर प्रोटॉन क्या, ये क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो आप वहां पे प्रोटॉन मार के आ जाओ। ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उतने ज्यादा डाउट क्लियर होते हैं। क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करो। तो क्या करना है आप लोग को, आपके पास एक बुक होगी है ना, MTG बुक होगी, नहीं तो दीक्षा दिशा एक्सट्रैक्ट होगी। तो दिशा और ये क्या बोलते हैं MTG, वो बुक जो है उसमें आपके टैब में दी होती है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। वो क्वेश्चन लो और सॉल्व करो। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के, समझ में आया। और इसका सिंगेज भी है, सिंगेज का भी अगर आपको चाहिए तो फोटो जूटोज ले सकते हैं और वो भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक दो टॉपिक लेंगे, आज जितना पढ़ाऊंगा उधर तक जो है टेस्ट में आने वाला है। समझ में आया सबको। देखो अभी बोल रहा हूँ, जिसको डाउट है ना, क्लियरली बोला करो कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, कि सर मेरा ये प्रॉब्लम, आप लोग बोलोगे वैसे मैं जो है उसके हिसाब से करूंगा। ठीक है, अब मैं टीचर हूँ, अंतर्यामी नहीं। ठीक है, आई एम नॉट अ मैजिशियन, और ठीक है कोई बाबा नहीं हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई हाथ पकड़ के बता दूंगा कि तुम्हारे मन में क्या, तुम्हारे लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो तुम्हें जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर करो कि सर मुझे इस चीज का प्रॉब्लम होता है, तो हम वैसे उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो तुम लोग का एग्जाम निकलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो अगर वो एग्जाम कब निकलेगा, जब तुम लोग जो है प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करोगे। ठीक है, स्पीड ज्यादा है, स्पीड कम करनी है, ये समझ में नहीं आता, वो टॉपिक थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करो, ये डीप में जाओ, ये थोड़ा फटाफट भगाओ, जो है मन में बोला करो। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि स्पीड बहुत ज्यादा हो गई, थोड़ा स्लो करो सर, हमको स्लो समझ में आता है, बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम होता है। और कुछ बच्चे जो होते हैं उनका कहते हैं सर बहुत स्लो चल रहा है, मेरा तो ऑलरेडी 12th में हुआ है, थोड़ा फास्ट भगाओ। तो ये सब प्रॉब्लम जो है चलती रहती है क्लास में। अभी क्लास में मल्टीपल बच्चे होते हैं, तुम्हारे तो कम है, क्लास में बहुत बच्चे होते हैं, 120 बच्चे तक होते हैं, है ना। तो 11th के बैच में बहुत बच्चे हैं, सब लोग का सुनते बैठेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, isn't it? थोड़ा जो है कंबाइन करके कॉमन करके करना पड़ता है। ठीक है, दे दो यार इसको pen को दो। अरे इसने क्या, ठीक है, क्वेश्चन लिखो चलो। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, जोया हो या ऑनलाइन की चले गए, कि सर ने रिकॉर्ड पे छोड़ दिया है तो चलो ठीक है, बाद में रिकॉर्डिंग ही देखेंगे। अभी क्वेश्चंस कराता हूँ, लिखो। ठीक है, लिखो। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+, लिखो चलो। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+, क्या हुआ, एटॉमिक नंबर आना चाहिए ना, लिखो। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर डब्बों में भरना, ठीक है, खाली लिखना मत। डी पूरा अच्छे से भरो उसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और डब्बे भरो उसके। ऐसे यहाँ लिखना चाहिए, क्या लिखोगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, क्या लिखोगे, Ar आर्गॉन 18, ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे 4s2 और 3d6, ये आपका क्या होता है, नॉर्मल Fe का होता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे, Fe2+ के लिए लिखना है, तो कितना आ जाएगा 3d6 और 4s0। तो ये कैसे लिख दोगे, तो ऐसे, ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन आए।
विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आई थिंक सो करा है। हाँ लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, which of the following set of quantum number, qn लिख सकते हो क्वांटम नंबर की जगह डायरेक्ट, क्वांटम नंबर represents highest energy of atom, represents highest energy of atom। चलो बताओ, which of the following set of quantum number represents the highest energy of an atom। ए और बी तो सेम है, ठीक है, कोई डिफरेंस। क्या है साइली आंसर, साइली निकालो आंसर बताओ। कितना आ रहा है बेटा तुम्हारा आंसर, क्या आ रहा है तुम्हारा? ऑब्बो प्रिंसिपल लगाओ, ऑब्बो प्रिंसिपल, लोएस्ट एनर्जी हाईएस्ट एनर्जी निकालते हो ना, कैसे निकालते हो? एन प्लस एल रूल है ना, हाईएस्ट और लोएस्ट एनर्जी एन प्लस एल रूल लगाते हो। ऑब्बो ने क्या बताया था? एन प्लस एल रूल। सिंपल है, एन और एल की वैल्यू रख रख के देखो, ये कितनी है? 3 और 1 कितनी हो गई? 4 हो गया ना। इसका कितना आएगा? 5। इसका कितना आएगा? 4। इसका कितना आएगा? 3। हाईएस्ट किसकी है? ये। डी आंसर आ गया ना, सिंपल। आपको हाईएस्ट एनर्जी पूछा है, हाईएस्ट एनर्जी किसमें है? जिसका सबसे बड़ा रहेगा वो आ गया, सिंपल। अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं लग रहे कुछ बच्चों के। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, ठीक है, इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4f ऑर्बिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर qn क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4f ऑर्बिटल। करो, देखो, निकालो 4f इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा जो है करेक्ट बताएगा। देखो क्या निकालना है, 4f के लिए निकालना है, ठीक है। अब देखो 4f है तो n n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए, तो 3, ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये तो रॉन्ग हो गया। हमको किससे निकालना है? 4f के इलेक्ट्रॉन के लिए।
तो 4 है, तो ये क्या होना चाहिए, n की वैल्यू क्यों नहीं चाहिए 4, ठीक है। और f ये l की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3। तो अब देखो l की वैल्यू कहाँ पे 3 बन रही है, 4, ये तो तीनों है, अब इसमें से 3 की वैल्यू कौन सी बन रही है, इसमें तो नहीं बन रही, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब दो ऑप्शन बचे आपके पास जहाँ पे क्या बन रही है, l की वैल्यू 3 बन रही है, तो 4f तो ये हो गया। अब 4f होने के बाद जो है क्या है आपके पास, +4 और +1, +4 जाता है क्या, +3 तक जाता है ना, क्या निकालते हो आप 2l+1, तो क्या निकल के आएगा 2 इंटू कितना होता है 3 +1 कितना हुआ 7, 7 तो 7 डब्बों के लिए कैसे निकालोगे आप वैल्यूज 0, ये क्या आएगा +1 +2 +3, और इस साइड में कितना आएगा -1 -2 -3, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये +4 और -4 तो रॉन्ग हो गया, बच्चा कौन सा आपका थर्ड वाला, ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं यार सीईटी वीटी में, तो ज्यादा कुछ टफ नहीं आता, सीईटी में तो बहुत इजी आते हैं, नीट वीट में थोड़ा ऊपर नीचे पूछ लेगा थोड़ा घुमा के, बट यही नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आउटर इलेक्ट्रॉनिक को क्वेश्चन लिखो, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और सबकी प्रॉपर बुक बनी होनी चाहिए, ठीक है, किसी का रफ बुक में नहीं होना चाहिए। अभी रफ में लिख लो चलेगा, पर बाद में जाके फेयर बुक में करना, उसको फेयर बुक सबकी होनी चाहिए। लिखो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम 64, एलिमेंट का नंबर कितना है 64 एटॉमिक नंबर, उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो चलो। जीडी गैडोलिनियम, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है 64 है, जीडी 64। अब इसको ढूंढो एटम पूरे पीरियोडिक टेबल में कहाँ होगा, ये खुद से बना के, ऐसा ना कि भाई वो पीरियोडिक टेबल खोला बुक एनसीईआरटी में, नहीं तो तुम्हारे जो टैब में सामने रहता है उसमें से ढूंढे जा रहे हैं, उसमें से ढूंढना है, खुद से ढूंढना है, नहीं तो उसमें से तो दिख जाएगा कि तुमको कौन से ब्लॉक में आता है, जब तुमको पता चल गया कौन से ब्लॉक में आता है तो तुम पता लगा सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिना उसको देखे निकालो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो ट्राई करो, इसके नियरेस्ट नोबल गैस की निकालो, पहले पहले इसके नियरेस्ट नोबल गैस की निकालो। 64 के पहले कौन कौन, पहले नहीं, पहले क्या लिखो सारे, ये लिखो नोबल गैसेस, लिखो नोबल गैसेस के हिसाब से करो। नोबल गैसेस से कर लो, नहीं तो इससे कर लो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऐसे कर लो, इनके हिसाब से निकालो। नहीं तो कैसे निकाल सकते हो, हीलियम से निकाल सकते हो, हीलियम, नियॉन, इसका कितना होता है 2 होता है ना, इसका कितना होता है 10 होता है, इसका 18 होता है, 36, 54, और इसका कितना होता है लास्ट का 80, 86, ठीक है। तो मतलब किसके बाद इसका कितना हो जाएगा सीजियम का 55, तो हाँ तो 55 से नेक्स्ट वाले में जाएगा, मतलब नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी 86 पे आने वाली, मतलब सीजियम की लाइन में अगर आप आगे जाओगे, सीजियम के बाद कौन सा एलिमेंट आता है, बनाओ, ये हाइड्रोजन लिख दिया, ये लिख दिया, अब उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा लाइन, ये तो इसकी हो गई बेटा, है ना, मांगे, कार, स्कूटर, बाग, ये हो गया, ठीक है। अब इसका कौन सी ब्लॉक आती है, डी ब्लॉक शुरू हो जाती है, तो कहाँ से डी ब्लॉक, स्कैंडियम से यहाँ से शुरू होती है, इसका फॉर्मूला भी कराता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में एक तरीका सिखाऊंगा, उससे ये निकल जाएगा डायरेक्ट, अभी ऐसे करना सीखो। फिर यहाँ क्या आएगा स्कैंडियम, फिर इसके नीचे कौन सा आता है यूट्रियम, फिर जिरकोनियम वाला आता है ना, लैंथेनियम, ठीक है। तो लैंथेनाइट सीरीज में आएगा, ठीक है, लैंथेनाइट सीरीज में आएगा, यहाँ से निकाल लेना, ये 56, ये 57, और लैंथेनाइट सीरीज याद करने को बोला था आपको, याद करो, उसमें देखो नेक्स्ट में कौन सा आएगा। निकालो आ गया, गैडोलिनियम आएगा, ठीक है 64 पे, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, अब क्या करो, नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी आपको क्या पता चल गया जेनॉन, है ना, जेनॉन थी ना 54,
जेनॉन 54, जेनॉन 54 हो गई। अब क्या भरना है आपको? बच्चे कितने, कितना है आपका? 64 है, माइनस कितना 54, कितना बच रहे हैं? कितने इलेक्ट्रॉन भरने पड़ रहे हैं? ये कितने, 10 इलेक्ट्रॉन बच गए, 10 और भरने 54 के बाद। तो इसका, हाँ इसका कितना आता है जेनॉन का? 5s2 5p6। हाँ ये हो गया। अब ये तो जेनॉन का हो गया, ठीक है, ये जेनॉन का हो गया। मतलब नेक्स्ट वाला किससे भरना है? 6 से भरना है, तो 6s2, ठीक है, 6s2। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा भरते हो आप? 5d। 5d में 0 से 1 तक भरते हो, इसमें 0 से 1 तक। और 4f, पहले इसमें भरोगे 4f में, 4f में पहले भर दो, ठीक है। 6s2 के 2 हो गए, और उसके बाद d के बाद में भरते हैं, इसके भरते हैं। कितने बचे इसमें? 8, तो इसमें 8 भर दिए, ठीक है, इसमें 8 भर दिए। अब इसमें क्या कर सकता हूं मैं? अगर एक जो है इसमें शिफ्ट कर दूं डी में, तो ये हाफ फिल हो जाएगा, है ना। हाफ फिल 14 होते हैं एफ में, तो 7 हो जाएगा, तो हाफ फिल हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है आप लोग को आने वाले हैं। आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जो है निकालना आना चाहिए। अब पढ़े आगे का, ठीक है। समझ में आया कैसे क्वेश्चन आएंगे? तो ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चन आते हैं। ये इजी लेवल था, थोड़े और धीरे धीरे जाओगे तो और थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन आते आते हैं, ठीक है। तो जितना अच्छे से आप पढ़ोगे उतना अच्छे से जो आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो अभी कितने क्वेश्चन करा दिए? वो 51 जो आपको असाइनमेंट में दिए। और जो है क्लास में तो 2-2 3 दिन तो रोज करा ही रहा था, ठीक है, एवरीडे क्लास में। और आज भी जो है कम से कम हम 6-7 क्वेश्चन करा ही दिए, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन, तो अभी आप लोग के पास कम से कम करके 60 क्वेश्चन तो आप लोग के बुक में आपके पास है, ठीक है। 60 क्वेश्चन जो है आपने सॉल्व किए, उसके बेसिस पे जो है आपको टेस्ट भी जो है ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चन के आएंगे। जैसे जैसे हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे तब तक जो है आपके कम से कम 150 क्वेश्चन तक, अभी और असाइनमेंट में 50 क्वेश्चन का, 50-60 का, करते करते आपके 150-200 क्वेश्चन जो है एक टॉपिक के हो जाएंगे। फिर बाकी का आप एमटीजी और वो करो सॉल्व, उसमें 300-300 क्वेश्चन है, आप सॉल्व करो। कोई भी टॉपिक का 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बचता नहीं, वैसे ही क्वेश्चन घूम घुमा के पूछेगा आपके ऊपर, आप 500 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। मेरा काम क्या, मैं आपको 150-200 करा के दे दूंगा, बाकी के जो रहेंगे वो आप क्या करो, जो है क्या बोलते हैं असाइनमेंट, जो आपको बुक्स बताई हुई है एमटीजी, तो बुक्स लो और बुक में से सॉल्व करना शुरू करो। डाउट आते तो मेरे पास लेके आना, सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा, करेंगे, ठीक है। रोज अगर 30 क्वेश्चन भी करोगे ना अगर आप अलग से, ठीक है, तो भी बहुत है। रोज 30 करोगे, एक हफ्ते में कितने हो जाते हैं? 210, है ना। एक हफ्ते में कितने, 210 क्वेश्चन हो जाते हैं। 210 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है ना, अच्छी बात है ना। एक हफ्ता हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एक 1.5 हफ्ता, तो 1-1.5 हफ्ते के अंदर 230 क्वेश्चन तो रोज आप कर रहे हो, 210 ये हो गए। साथ में मैंने कितने असाइनमेंट में दे दूंगा, समझो नहीं नहीं करते, 3 या 4 असाइनमेंट दे दी, उसमें 150-200 क्वेश्चन दे दूंगा, तो हो गया ना 410 क्वेश्चन, 450 क्वेश्चन, 400-450 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो कोई टॉपिक का, तो आपका अच्छा खासा जो है वो टॉपिक निकल जाएगा। तो रोज 30 क्वेश्चन आप लोग को करने हैं, ठीक है, रोज 30 क्वेश्चन सबको करने हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के। अब आगे बढ़ते टॉपिक में। अभी ये जो मेथड हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का, ये तो है, इसके बाद एक और मेथड सिखाऊंगा, ठीक है। वो थोड़ा इजी होगा, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला से निकल जाता है कि आप कैसे जो है इलेक्ट्रॉन नंबर, अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया तो आपको कैसे जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, वो डायरेक्ट करा दूंगा। अभी तुम ये इससे निकालो। अब देखो क्या पढ़ रहे थे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, है ना। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी पढ़ रहे थे कि कैसे जो है क्या बोलते हैं, लाइट जो होती है, ठीक है, लाइट जो होती है आपकी, वो कैसी होती है, तो वो जो है दो नेचर दिखाती है, एक तो वेव का नेचर दिखाती है, और एक आपका किसका दिखाती है, पार्टिकल का नेचर दिखाती है, ठीक है। तो लाइट जो है दो नेचर दिखाती है, तो वेव का, एक पार्टिकल का। पहले हम क्या समझते थे, पहले हम लोग सोचते थे कि लाइट क्या होती है, खाली क्या होती है, एक वेव होती है ना। एक क्या है, लाइट क्या है, एक वेव के फॉर्म में आपके पास आ रही है, तो लाइट को हम पहले हमेशा वेव मानते थे। बट अब जो है क्या बोलते हैं, उसके बाद जो है कुछ जो डिस्कवरीज हुई, कौन कौन सी, आपकी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कौन सी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, फिर आपका कौन सा हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। तो ये जो चीजें थी,
ये चीजों ने जो है बताया कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या ब्लैक बॉडी रेडिएशन को अगर जो है अगर होना है, ठीक है, तो इनको प्रूफ करने के लिए हमको ये क्या बताती है कि लाइट जो पार्टिकल जैसे बिहेव करनी चाहिए, तभी जो हम क्या मानेंगे जो है वो लाइट जो अगर पार्टिकल से बिहेव करेगी तभी जो है ये जो इफेक्ट है पॉसिबल है। और ये पॉसिबल तो थे, तो मतलब क्या लाइट के अंदर कौन सा बिहेवियर होता है, पार्टिकल बिहेवियर भी होता है, ठीक है। तो अब लाइट के पार्टिकल बिहेवियर कौन कौन से होते हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम शुरू करेंगे आज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, और उस पर जो है उसी के ऊपर नोबेल प्राइज भी मिला था किसको, अल्बर्ट आइंस्टाइन को, ठीक है। तो देखो वेव जो होती है उसके अलग अलग नेचर होते हैं, हमने पढ़ लिया। वेव दो टाइप की होती है, कौन सी होती है, एक मैकेनिकल एक नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव वो होती है जिसको क्या लगता है, मीडियम लगता है कोई ना कोई, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया या गैस हो गया, इन मीडियम जो है जो ट्रैवल करती है। और नॉन मैकेनिकल वेव कौन कौन से थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है ना, बैंड स्पेक्ट्रम आपका, ठीक है, तो वो उसमें जो है उसे क्या बोलते हैं आप, जो है नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हो। उसके अंदर आपका कहाँ से आता है, शुरू कहाँ से होता है वो, गैमा रेस से, कहाँ से, गैमा रेस से, गैमा हो गया, फिर उसके बाद जो है एक्सरेज आता है, और यहाँ से जो है जाते 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 कहाँ जाता है वो आपका, आपका रेडियो वेव्स तक जाता है। के बीच में क्या आता है, गैमा हो गया, फिर एक्सरे हो गया, फिर उसके बाद कौन सा आती है नेक्स्ट आपकी, यूवी आती है, यूवी के बाद विजिबल आती है, विजिबल के बाद आईआर, आईआर आती है, फिर उसके बाद कौन सी आती है, माइक्रो, है ना, आईआर हो गया, माइक्रो हो गया। तो ये जो है क्या बोलते हैं आपके वेव्स होते हैं। तो इस तरीके से जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, ये साइड में क्या होती है, हाई एनर्जी होती है, फ्रीक्वेंसी इनकी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इनकी ज्यादा होती है, इनका न्यू जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और इनका क्या होता है, लैम्बडा ज्यादा होता है, वेवलेंथ जो है इनकी ज्यादा होती है। मतलब क्या होती है, ये कम एरिया के अंदर क्या होती है, बहुत ज्यादा वाइब्रेट करती है, ठीक है, कम एरिया के अंदर बहुत ज्यादा वाइब्रेट, क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। और ये क्या करती है, एरिया देखो इसके अंदर क्या होगा, ये इतना एरिया, ठीक है, समझो ये इतना एरिया में कन्फाइन करता हूँ, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना मतलब क्या होनी, नंबर ऑफ वेव्स जो है वो ज्यादा होंगे, एरिया इतना ही रहेगा बट नंबर ऑफ वेव्स क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और अगर समझो ये इतना ही एरिया, सेम एरिया में लेता हूँ, और इसके अंदर क्या करूँ, वेव की लेंथ बढ़ा दूं, क्या हो गया, अब देखो वेव लेंथ बढ़ गई, वेव की लेंथ बढ़ गई ना, और फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम हो गई, नंबर ऑफ वेव्स जो है एक एक सेकंड के अंदर वो क्या है, कम हो गई, ठीक है। इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है, और इसमें क्या है, वेव लेंथ ज्यादा है, समझ में आया, वेव की लेंथ जो है वो बड़ी है, बट क्या है, फ्रीक्वेंसी कम है ना, नंबर ऑफ वेव्स कम है ना इतने एरिया के अंदर, तो जो है क्या होता है, इस साइड में जो है, तो जहां पे क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जहां पे क्या है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, मतलब क्या, एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और तो एनर्जी क्या होती है आपकी, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और क्या होती है, लैम्बडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा आपका क्या बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा, उतना क्या होगा, एनर्जी कम होगा। तो मतलब क्या होगा, रेडियो वेव्स के अंदर एनर्जी क्या होगी, कम होगी, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा है ना, ये साइड में हमने क्या पढ़ा, ये साइड में वेवलेंथ ज्यादा है, तो रेडियो वेव्स की क्या ज्यादा होगी, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा होगी, और एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। और ये साइड में जाओगे ज्यादा, तो ये साइड में क्या होगा, वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। तो उसी तरीके से जो है आपका क्या होता है, ये तो ये हो गया। अब उसके बाद जो है आपका लाइट हो गया, विबग्योर, ठीक है। जो आपका क्या होता है, विजिबल रेंज होता है, क्या होता है, विजिबल रेंज, वो कितना होता है, 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक, किधर तक, 400 से 700 नैनोमीटर तक आ जाता है आपका विजिबल रेंज आता है, ठीक है। इसके आगे जाओगे तो 300 से, इसके आगे से जाओगे तो कौन सा, यूवी आ जाता है, ठीक है। तो इसी में कौन सा कलर होता है, ये 7 कलर होते हैं, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, विबग्योर, इंग्लिश में क्या बोलते हो, विबग्योर, मराठी में आप कैसे याद करते हैं, जाता ना पानी पी, ऐसा कुछ तो याद करते थे स्कूल में, है ना, क्या बोलते थे, हाँ, जाता ना ही नहीं पानी, ऐसा कुछ तो पी पानी बोलते थे, ठीक है, और उसका उल्टा भी फिर बोलते थे, ठीक है, कुछ तो ऐसा कुछ तो आप मराठी में याद कराते थे, तो मेरे सर बोलते थे हम लोग को, तो हम, मेरे को समझ में नहीं आता, हम तो विबग्योर याद करते थे बचपन से, हम लोग इंग्लिश मीडियम में थे। तो विबग्योर, तो विबग्योर है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये साइड में क्या होती है आपकी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, क्या होती है, और ये साइड में अगर जब दे, तो ये साइड अगर आप जाओगे तो क्या बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी, और ये साइड बढ़ोगे तो जाओगे तो क्या होगा, वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो एनर्जी कौन से कलर की ज्यादा होगी, रेड की वॉयलेट की, वॉयलेट कलर की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, और रेड कलर की एनर्जी क्या होगी, कम, समझ में आया। इस तरीके से तो रेड साइड में जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ जाती है, और वॉयलेट साइड में जाओगे तो क्या हो जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है।
तो लिखो बुक में, ये लिख दो, लिखो बुक्स में लिखते जाओ यार, जो जो पढ़ाता हूँ फटाफट फटाफट। इसमें विजिबल नहीं हो रहा सही से, लाइट बहुत बढ़ गया, ये लाइट ऑफ करना चाहिए थी इसको। लाइट का बटन बाहर है क्या? चलो एक दिन बंद करते हो, साहिल देखो ये बंद करो, ये वाली चेक करो, देखो कैसा लाइट आ रहा है। कुछ खास फर्क तो नहीं लग रहा है, ठीक है तो अच्छा दिख रहा है। वो पीछे से पर्दा थोड़ा अच्छे से लगाओ, वो पर्दा अच्छे से लगाओ मुझे। ठीक है, समझ में आया? तो आपकी एनर्जी जो होती है क्या होती है, आपकी एनर्जी जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं? न्यू। क्या बोलते हैं? न्यू। फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है? आपकी एनर्जी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? एनर्जी होगी। समझ में आया? तो जब कोई मॉलिक्यूल है उसको क्या दोगे, अगर समझो पानी में भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर उसको क्या दोगे, अगर ये समझे मॉलिक्यूल है, इसको अगर आप एनर्जी हाई दोगे, ठीक है, तो ये कैसे करेगा? ऐसे ऐसे स्पीड में भागेगा। पर इसकी एनर्जी कम होगी तो कैसे जाएगा? आराम से जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये आराम से, तो इसकी वेवलेंथ तब ज्यादा हो जाएगी। एनर्जी ज्यादा होती है तो वो फास्ट में स्पीड में ट्रैवल करेगा, फ्रीक्वेंसी क्या रखेगा? ज्यादा रखेगा, वेवलेंथ कम रखेगा। ठीक है, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए क्या लगाता हूं मैं? कांस्टेंट लगा, इक्वल्स टू एच न्यू। एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होता है? लिखो एच, लिखो प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट लिखो, वैल्यू का 6.66 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। प्लैंक्स कांस्टेंट समझ में आया? एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। तो ये मैक्स प्लैंक करके साइंटिस्ट था, कौन था? मैक्स प्लैंक। तो मैक्स प्लैंक करके एक टकला सा साइंटिस्ट था जिसके बाल पूरे उड़े हुए थे सर के, और इधर साइड साइड के बाल थे। ठीक है, फोटो देखना पता चलेगा। तो मैक्स प्लैंक करके एक साइंटिस्ट था जिसका जो है इंस्टीट्यूट भी है, मैक्स प्लैंक क्वांटम थियरी, क्वांटम इंस्टीट्यूट जो है, आई डोंट नो कौन से प्लेस में, बट बाहर है मैक्स प्लैंक का क्वांटम इंस्टीट्यूट है। तो जो है उसने डिस्कवर किया था क्वांटम, क्या बोलते हैं, थियरी। तो देखो उस बंदे ने जो है ये क्या दिया था, एनर्जी का जो है, लाइट जो है क्या बोलते हैं, पार्टिकल जैसे होती है और क्वांटास के फॉर्म में होती है, ये कैसे बताया था? मैक्स प्लैंक ने बताया था। ठीक है, तो मैक्स प्लैंक, तो लिखो टॉपिक, लिखो मैक्स प्लैंक क्वांटम थियरी। मैक्स प्लैंक क्वांटम थियरी, क्वांटम थियरी लिखो, टॉपिक लिखो। तो ये बंदा जो है ये क्या बोल रहा था आपको, यूजुअली क्या होता है कि, यूजुअली क्या होता है, आप क्या देखते हो, लाइट जो है क्या हो रही है, एक तरीके से स्पीड में आपके पास आ रही है, वेव्स के फॉर्म में। कैसे आ रही है? वेव्स के फॉर्म में जो है आपके पास डायरेक्ट आ रही है। बट ये बंदे ने बोला ऐसा नहीं होता, लाइट जो है कैसे आती है? पैकेट्स के फॉर्म में आती है। कैसे? पैकेट्स के फॉर्म में जो है लाइट्स आपके पास आती है। ठीक है, तो अब जब इसने ये स्टेटमेंट दिया तो लोग लड़ने लगे थे। क्या गए? लोग लड़ने लगे, बोले इतना बड़ा साइंटिस्ट है, बेवकूफ है, स्टेटमेंट किया। लाइट अगर पैकेट के फॉर्म में आती है तो दिखती ना, छोटे 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 पैकेट्स दिखते हैं हमको आते हुए, ये तो हमको स्ट्रेट दिख रहे हैं, पूरा एक वेव में आ रही है। तो लोग जो है उसे झगड़ा करने लगे, बोले ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर जो है उसने बोला कि नहीं, लाइट क्या होती है आपकी, जो है क्वांटाइज होती है। क्या होती है? एनर्जी जो होती है लाइट की क्या होती है? क्वांटाइज होती है। तो ये लोग माने नहीं कि लोग क्या होती है, ये पैकेट के फॉर्म में आती है। क्या होती है? एक जो है पैकेट के फॉर्म में जो है एनर्जी आती है, और वो पैकेट की वैल्यू कितनी होती है? E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, या कितनी होगी? E इज इक्वल टू एन एच न्यू। ठीक है, एन एच न्यू। तो एन की वैल्यू कितनी हो सकती है? अगर समझो किसी ने एक पैकेट है, तो एक अगर इलेक्ट कितना पैकेट है, समझो अगर ये इतनी लाइट है तो इस लाइट में कितने आए? 5 पैकेट्स आए, तो एनर्जी कितनी होगी? 5 एच न्यू हो जाएगी। समझ में आया? तो पैकेट्स के फॉर्म में जो है आपकी क्या होती है, एनर्जी जो है
वो आती है। तो जब इसने ये बोला था कि लाइट क्या होती है आपकी जो है क्वांटाइज्ड होती है और उसकी वैल्यू कितनी होती है h नहीं होती है या n h नहीं होती है, n जो है नंबर ऑफ पैकेट्स बोल सकते हो आप, तो ये होती है। बट तब उस वक्त लोगों ने माना नहीं, लोग बोले इतना बड़ा साइंटिस्ट हो कैसी गधे वाली बात करता है, तो लोग इसे झगड़ा करने लगे, तब माने नहीं। बट अब क्या करें, तो फिर जो है इसके ऊपर जो है बहुत सारे आरोप लगे। बट उसके बाद कौन आया, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे उस वक्त के बहुत नामचीन साइंटिस्ट थे। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बिकॉज नामचीन साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने जो है क्या बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर किया था। और उनके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने जो है ये मैक्स प्लैंक की जो क्वांटम थियरी है, जिसमें वो क्या बोलता है लाइट किसके फॉर्म में आती है, पैकेट्स के फॉर्म में आती है, ये किसने प्रूफ किया था, आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो ये थियरी है क्या बोलते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये बताती है कि कैसे जो है लाइट पैकेट्स के फॉर्म में आती है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रूफ किया और मैक्स प्लैंक को बचा लिया। ठीक है, तो जो है इसने क्या बोला मैक्स प्लैंक ने, लाइट जो है पैकेट्स के फॉर्म में आती है और उनकी एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज होती है, मतलब एक प्रॉपर क्वांटा के फॉर्म में आती है। ठीक है, वो समझाऊंगा, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाऊंगा तो समझ में आएगा ये। ठीक है, इतना समझ में आया, आगे बढ़े। ठीक है, साहिल समझ में आया। ठीक है, तो ये मैक्स प्लैंक ने बोला था कि एनर्जी क्या होती है आपकी पैकेट्स के फॉर्म में मिलती है और वो जो है पैकेट्स के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होगी। पर तब लोगों ने माना नहीं उसकी बात को। उसके बाद कौन आया और उसने क्या माना था कि लाइट का पार्टिकल होता है, क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं। तो ये चीज जो है उसने बोली थी, बट उस वक्त किसी ने माना नहीं इसको। तो अभी देखते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसकी कैसे हेल्प की। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन एक थियरी लेके आया, उसका नाम क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले मैक्स प्लैंक का जो स्टेट लिखा ना उसके नीचे लिखो, मैक्स प्लैंक का स्टेटमेंट के नीचे लिखो जो लिखा ना टॉपिक मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, उसके नीचे लिखो कि लाइट इज बीइंग absorbed form of packets in form of packets. Okay, where energy is given as E is equals to h nu, where energy is given as E is equals to n h nu, लिख दो h Planck's constant, nu frequency, n मतलब number of packets, n h लिखो Planck's constant और nu मतलब frequency। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब इसकी थियरी जो है लोग माने नहीं, क्या नहीं किए, लोग माने नहीं। तो इसकी थियरी माने नहीं, ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू लिख लेना। ठीक है, इन्होंने लिखा, अरे जो जो बोर्ड पे लिखवाता हूँ सबका सब उतार लो बुक में। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो देखो क्या हुआ। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है क्या बोलते हैं इसके बारे में बताया, इसके बारे में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो ये क्या बोलता है कि समझो आपकी क्या है, एक मेटल शीट है, क्या है, एक मेटल शीट है। तो मेटल शीट जो होते हैं, तो मेटल्स के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने आपको क्या बताया, मेटल के ऊपर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, मेटल्स जो है क्या होते हैं, मेटल्स का होते हैं डोनर होते हैं। ठीक है, तो मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इजीली डोनेट करना पसंद करते हैं, या क्या होता है एकदम लूजली बाउंड होते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी वजह से मेटल्स क्या करते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इसलिए उनके ऊपर पॉजिटिव आता है। तो कोई मेटल शीट है उसके ऊपर आप क्या करो, अगर जो है लाइट आके पड़ती है, ठीक है, लाइट क्या एक एनर्जी है कि नहीं, लाइट क्या है, एक एनर्जी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या होता है, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, एनर्जी जो है किसमें कन्वर्ट हो सकती है, मास में कन्वर्ट हो सकती है, या फिर मास किसमें कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट। तो जो लाइट है आपकी, एक्चुअल में जो सनलाइट आती है, तो सनलाइट जो हो रहा है, जो सनलाइट आपकी पड़ रही है, वो क्या है, एक एनर्जी है। तो एनर्जी मतलब वो क्या है, एक फॉर्म ऑफ मास है, क्या है, एक मास है। एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो सकती है, या मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ये किसने बताया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ये इक्वेशन उसकी E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। ठीक है, तो एनर्जी और मास क्या है, रिलेटिव है, इसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिविटी थियरी, एक काइंड ऑफ रिलेटिविटी थियरी। सुनो, अब क्या करोगे, अब समझो इस मेटल के ऊपर कुछ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर होंगे। अब आपने क्या किया, एक बल्ब लगाया है यहाँ पे, या फिर क्या है, सनलाइट है, और सनलाइट जो है इस पे से आके पड़ती है इसके ऊपर, तो ये लाइट के अंदर एनर्जी होगी। और वो एनर्जी आने के बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन को हिट करेगी, और इलेक्ट्रॉन को हिट करने के बाद क्या होगा,
अब देखो जब लाइट पड़ती है या जब एनर्जी पड़ती है, तो एनर्जी जब समझो अगर मैं कोई भी चीज पे डालता हूँ तो क्या होता है, वर्क होता है कुछ ना कुछ तो, इजंट इट? जब मैं एनर्जी डालूंगा, फिजिक्स में पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, एनर्जी से कुछ ना कुछ तो वर्क होता है। तो जो एज अ रिजल्ट ऑफ वर्क क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा, इजेक्ट आउट होगा। क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा इस तरीके से। तो अब समझो अगर मैं इसको सर्किट में लगा दूं, ये क्या है, एक मेटल शीट है, ठीक है, ये आपकी क्या है, मेटल शीट है, और इसको यहाँ पे समझो चार्ज आपका पॉजिटिव, ये कौन सा है, एक पॉजिटिव प्लेट है, क्या है, पॉजिटिव प्लेट है, ये आपकी मेटल शीट है, मेटल शीट है। अब समझो यहाँ पे से मैंने क्या लगाया है, एक बल्ब या सन, समझो बल्ब है, ये बल्ब में से जैसे ही जो है एनर्जी आती है, एनर्जी लगने के बाद एनर्जी जो है क्या करेगी, मेटल के प्लेट पे हिट करेगी, और हिट करने की वजह से क्या होगा, जैसे उसके ऊपर जाके टकराएगी, टकराने के क्या होगा, जो ऊपर का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या आएगा, बाहर निकल के आ जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, आयनेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं काइंड ऑफ। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना है हमको, बट क्या होता है, आयनेशन एनर्जी हम किस में देखते हैं, गैस मॉलिक्यूल, है ना, क्या देखते हैं, आयनेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जब आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना हो, बट कौन से स्टेट में, गैसियस स्टेट में। बट ये क्या है, हम नॉर्मल मेटल से निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे एनर्जी पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो जाएगा, जस्ट इजेक्ट आउट होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। अब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, समझो इसने जो एनर्जी दी, कौन सी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी दी, इसकी फ्रीक्वेंसी जो थी लाइट की कितनी थी, 20, कितनी थी, 20। तो इसकी जो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी हुई, तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर समझो मैंने 20 लिया है, ठीक है, 20, और 20 फ्रीक्वेंसी या 20 एनर्जी से आगे इसको हिट करता है, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे खाली 10 एनर्जी चाहिए थी, कितनी, 10। तो समझो 10 एनर्जी तो इसने निकालने के लिए लगा दी, बची हुई 10 एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो 10 एनर्जी के साथ जो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, मूव करेगा, क्या करेगा, मूव करेगा। अब मूव करने के बाद इधर क्या मैंने पॉजिटिव प्लेट लगाई है, क्या लगाई है, पॉजिटिव प्लेट लगाई है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, है कि नहीं। अब पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, सर्किट होगा, है कि नहीं। जब जब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसी को क्या बोलते हैं, करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को करंट बोलते हैं। तो इसमें करंट जनरेट होगा, यहाँ पे एक बल्ब लगा दूं तो ये बल्ब जलेगा, और क्या पता चलेगा हमको कि यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ तो करंट जनरेट हुआ है, समझ में आया। तो इसी तरीके से जो इसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब लाइट, फोटोन, ठीक है, लाइट आ रहा है ना फोटोन की फॉर्म में, फोटोन मतलब लाइट होता है, तो लाइट जो है आ रही है और उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, इसी को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कैसे प्रूव किया कि मैक्स प्लैंक राइट है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बोलता है, जितनी आप एनर्जी दोगे, ठीक है, जितनी पैकेट, अब ऐसा नहीं है कि देखो क्या होगा, जैसे आप समझो जाते हो, किधर जाते हो, दुकान में जाते हो, तो दुकान में जाने के बाद आप क्या उसको बोलते हो कि भैया चिप्स के पैकेट दो, ठीक है, तो आप उसको क्या बोलते हो, 2 चिप्स के पैकेट दो या 4 चिप्स के पैकेट दो, आप ऐसा बोलते हो 4.5 चिप्स के पैकेट दो, बोल सकते हो ऐसा, नहीं बोल सकते ना, कि भैया मेरे को कितना चाहिए, 4.263, ठीक है, पैकेट्स ऑफ चिप्स, देगा आपको, नहीं, या तो क्या बोलेगा 4 ले जा या 5 ले जा, है ना, ये मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, 0.001 पैकेट मिलेगा। भैया 2-3 चिप्स निकाल के वेट करके दे दो, निकाल के देगा, या चिप्स के पैकेट को काट दो, देगा, नहीं देगा। तो पैकेट्स का मतलब समझ में आया, मतलब क्या पूरा एक। तो इसने क्या बोला कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, समझ में अभी हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करे, तो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करे, कितनी एनर्जी चाहिए उसको, तो एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी, उसको कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, मिनिमम उतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए जितने के लिए क्या हो, इलेक्ट्रॉन निकल जाए, क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन निकल जाए। देखो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एनर्जी से, है ना। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है, कोई चीज जब मूव करती है उसके अंदर एनर्जी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। जो रुकी हुई एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। रुकी हुई जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और जो चलती हुई एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। जैसे आपका डैम होता है, तो जब डैम में पानी स्टोर है, तो डैम में पानी स्टोर है, तो वो क्या बोल सकते हो, इस डैम में इतनी पोटेंशियल एनर्जी है कि क्या कर सकती है, अगर 4 गांव बीच में आ जाए तो 4 के 4 गांव तबाह कर सकती है। तो ये उसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। बट वो तबाह कर रही है, अभी नहीं कर रही, ये क्या बता रहे हैं, उसके अंदर का पोटेंशियल है, उसके अंदर की क्या है, ताकत है कि वो कितना तबाह कर सकती है, बट अभी भी क्या है, वो रुकी भी है। बट अगर ये इस डैम को खोल दो, तो जो पानी के अंदर एनर्जी होगी, जो मूविंग पानी, उसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो वो एनर्जी होती है जो क्या होती है, जो रुकी हुई है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो जो मूव। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है जब मूव करेगा, ठीक है, तो कितनी एनर्जी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, कि इलेक्ट्रॉन जो है कितना स्पीड में मूव करेगा। जितना आप उसको एनर्जी दोगे, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो रुका हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे तो रुका हुआ है,
रुका हुआ है, आप क्या करोगे, जितनी एनर्जी इसमें दोगे उतनी एनर्जी से मूव करेगा, ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा। जैसे आपको क्या चाहिए, समझो क्या बोलते हैं, लेस का पैकेट चाहिए, ठीक है, लेस का पैकेट 20 रुपए से एक शुरू होता है, तो 20 रुपए से शुरू होता है, आप क्या करोगे, अभी आपको पता नहीं, समझो ठीक है, आप किसी बच्चे को भेजते हो, वो बच्चे को पता नहीं कि लेस का पैकेट कितने में आता है, तो आप वो क्या करेगा, उसको बोलोगे कि जाओ ड्रॉल के यहाँ पे पैसे रखे हुए लेकर, तो बच्चा क्या करता है, वो जो है यूजुअली कौन से खाता है, नॉर्मल अपने जो है क्या बोलते हैं वो भोगले आते हैं ना, जो उंगली में डाल के फिंगर वाले, वो खाता है, तो वो 5 रुपए में मिल जाता है उसको, तो वो क्या सोचता है 5 रुपए लेके जाता हूँ, 5 रुपए में चिप्स भी आ जाएंगे, वो 5 रुपए लेके जाएगा आपके, और जाके जो है उसको दुकान वाले को देगा, तो बोलेगा नहीं इतने में नहीं आएगा, तो उसे ठीक है काम करता हूँ, रुको वापस जाके और पैसे लेके आता हूँ, वो जाके और 5 रुपए लेके आएगा, और 5 रुपए लेके आएगा, और बोलेगा लो भैया ये लो, 5 तो पहले दी तो और 5 ले लो, बोले इतने में भी चिप्स का पैकेट नहीं आएगा, तो उसके बाद क्या करेगा, और जाएगा, और जाने के बाद जो है फिर से जाके क्या करेगा, और 5 रुपए लेके आएगा, आप कितने हो गए, 15 हो गए, बोलेगा 15 में भी नहीं आएगा, तो बोलेगा रुको और जाता, और 5 रुपए लेके आएगा, जब वो 20 रुपए देगा तभी पैकेट मिलेगा उसको, समझ में आया, मतलब क्या है, आपका जो है एनर्जी लगाने से जो है इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलता है, बट कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी आपको, एक मिनिमम एनर्जी उतनी जिससे क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट आउट हो जाए, समझ में आया, ये तो सही बात है कि इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से एनर्जी दे रहे हो, इधर से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हो, बट इलेक्ट्रॉन भी कम निकलेगा, जब आप क्या करोगे, एक मिनिमम का एनर्जी दोगे, ताकि जो है उसको, तो जो मिनिमम एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, या मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो फ्रीक्वेंसी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी, उसको क्या बताऊं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या बोलूंगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, समझ में आया, चलिए, तो ये डायग्राम ड्रॉ करो पहले, डायग्राम ड्रॉ करो, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, तो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना आप एनर्जी बढ़ाओगे उतना ज्यादा स्पीड में इलेक्ट्रॉन मूव करने वाला है, सिंपल है, तो आप क्या करोगे, तो ये ग्राफ क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, है कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का, दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या होना चाहिए, ग्राफ ऐसे जाना चाहिए कुछ, बट ऐसा नहीं जाएगा, पहले क्या होगा, उसको किधर, कहां से शुरू होगा, ग्राफ यहाँ से कुछ शुरू होगा, ठीक है, ये एक्चुअल ग्राफ होगा, क्यों होगा, बिकॉज क्या होगा, आप पहले क्या करते हो, फ्रीक्वेंसी दी आपने, कुछ फ्रीक्वेंसी दी, कुछ और दी, वो काइनेटिक एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करना कब शुरू करेगा, जब वो वहां से निकलेगा, है कि नहीं, जब वो मेटल शीट से निकलेगा इलेक्ट्रॉन तभी ना मूव करेगा, और वो एनर्जी, ये दिखे, ये जो जितनी एनर्जी दिख रही है आपको, इतनी वाली एनर्जी, ये इतनी एनर्जी जो है, ये क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं हम, ये वो एनर्जी है जिसको क्या, इलेक्ट्रॉन जिससे बंधा हुआ है, क्या है, मेटल शीट से बंधा हुआ है, अब इससे ज्यादा आप एनर्जी देते हो, ठीक है, इससे ज्यादा आप एनर्जी देते हो तो इलेक्ट्रॉन का निकल जाता है, और ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वी नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है, या वो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन इज जस्ट इजेक्टेड आउट, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जस्ट इस प्लेट से बाहर गिर रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो यहां तक ट्रेवल करेगा, ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो फ्रीक्वेंसी होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन इज जस्ट इजेक्टेड आउट फ्रॉम द मेटल प्लेट, ठीक है, अब इधर देखो, अगर समझो मैंने जो है एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे निकलने के लिए हमने क्या दिया, 10 की एनर्जी लगती है, तो अगर समझो तुमने यहाँ पे 10 की एनर्जी दी, तो 10 की एनर्जी देने के से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकलेगा मेटल प्लेट से, बट गारंटी नहीं है कि वो यहाँ तक पहुंचेगा, क्यों, कुछ एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए ना मूव करने के लिए उसके पास, ये तो क्या हुआ, जस्ट इजेक्ट आउट हुआ, कोई काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं उसके पास, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है, क्या होती है, जीरो होती है, एकदम कम जो है काइनेटिक एनर्जी होती है, या मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, अब अगर समझो इधर मैं 15 कर दूं, ठीक है, इस एनर्जी को मैं क्या कर दूं, 15 कर दूं, 15 कर दूंगा तो अब इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, अब कितनी काइनेटिक एनर्जी बचेगी इलेक्ट्रॉन में, 5, 10 तो उसने निकालने में ले ली, और 5 काइनेटिक एनर्जी से जो है वो बाहर जाएगा, समझ में आया सबको, कि नहीं समझ में आया तो बोलो, ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, ठीक है, बच्चे समझ नहीं पाते, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे क्या होगा, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहां पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन इज जस्ट इजेक्टेड आउट, इलेक्ट्रॉन जो है जस्ट मेटल प्लेट से बाहर है, समझ में आया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी,
तो अगर आपको ये प्रोसेस करवाना है, क्या बोलते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस, तो उसके लिए आपकी फ्रीक्वेंसी, जो गिवन फ्रीक्वेंसी आपकी कौन सी, जो आप ऊपर से प्रोवाइड कर रहे हो, दैट शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। जो आप फ्रीक्वेंसी ऊपर से भेज रहे हो वो कितनी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हमेशा क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा नहीं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल होगा नहीं होगा। तो फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होनी चाहिए, हमेशा क्या होनी चाहिए, न्यू, गिवन को क्या बोलते हैं, सिर्फ न्यू बोलते हैं, ठीक है। तो सिर्फ गिवन फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन ये, तो ये लिखो। ठीक है, कल इसको अच्छे से और समझेंगे एक बार, ठीक है, रिवीजन में। अब इसको फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है, अभी इतना ही पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद और भी 2-3 टॉपिक्स इसी के अंदर है, यही पॉइंट के अंदर और भी 2-4 टॉपिक है। बट मेजरली क्या हुआ आपका, आप क्या करते हो, आप क्या कर रहे हो, एक एनर्जी जो है, ठीक है, एक बल्ब है, ये एनर्जी का सोर्स है, ये एनर्जी के सोर्स से जो है आप क्या कर रहे हो, ये आपका एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी के सोर्स से आप क्या करते हो, एनर्जी भेजते हो, ठीक है। आप एनर्जी भेजते हो, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होने के बाद जो है मेटल प्लेट के पास जाता है, पॉजिटिव प्लेट के पास, और पॉजिटिव प्लेट के पास जाने का जो है इसमें क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे क्या होता है, करंट जनरेट होता है। समझ में आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब वो कब जनरेट होगा, ठीक है, वो कब जनरेट होगा, मतलब करंट मिलना मतलब आपको चिप्स का पैकेट मिलना, चिप्स का पैकेट कब मिलेगा, जब आप एकदम जो मिनिमम प्राइस है चिप्स की पैकेट की वो आप दोगे, कम से कम एक चिप्स का पैकेट जो है वो मिलना चाहिए, कब मिलेगा आपको, कम से कम 20 रुपए दोगे। आप 100 रुपए देते हो तो आपको कितने मिलेंगे, 5 मिल जाएंगे। समझ में आया। तो कितना करंट मिलेगा वो किस पे डिपेंड करता है, आप जो है कितना जो है क्या बोलते हैं कितने पैसे देके बेचते हो, पर मिनिमम कितना मिलना चाहिए, मिनिमम जो है उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम जितना मिलना चाहिए वो कितना होना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आया। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है या वो एनर्जी होती है वो जो हमको प्रोवाइड करनी है, जिससे जो है क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो है जस्ट इजेक्ट आउट हो जाए किससे, मेटल प्लेट से। समझ में आया। बट अगर इलेक्ट्रॉन को अगर हमें क्या कराना है, क्या बोलते हैं, आगे बढ़वाना है, तो क्या होना चाहिए, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है किससे ज्यादा होनी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आपकी न्यू विल बी इक्वल्स टू न्यू न्यू नॉट, है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट आउट होगा, बट कोई करंट मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो ये है, और ये इसका ग्राफ भी है, ये यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, ये जो एनर्जी है क्या है, ये वो एनर्जी है जो किसको, इलेक्ट्रॉन को लगती है बाहर निकलने के लिए, और इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं हम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इसको और अच्छे से समझेंगे, इसके अंदर इंटेंसिटी का भी कंसेप्ट आता है और स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, 2-3 चीजें और चीजें होती है, उसको हम कल पढ़ेंगे। समझ में आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो अब क्या हो गया, जो आपके जो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसमें एब्जॉर्ब होने चाहिए, वो पैकेट्स में एब्जॉर्ब कैसे होते हैं, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कैसे एक्सप्लेन किया वो हम कल समझेंगे। ठीक है, अभी तक समझा, किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं ना। ठीक है, तो आज इसमें से जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें से आ सकता है जितना आज पढ़ा है उसके। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से प्रिपेयर करना। बेस्ट ऑफ लक टेस्ट के लिए।